दोस्तों, रात के 2 बज रहे हैं। कराची की एक तंग गली में एक बाप बिजली के बिल को घूर रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। उसका बेटा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, लेकिन रोज सुबह उठकर सिर्फ एक काम करता है, लिंक्डइन स्क्रॉल करता है, दुबई जॉब सर्च करता है और फिर चुपचाप मोबाइल बंद कर देता है। लाहौर में एक माँ अपनी बेटी की फीस जमा नहीं कर पा रही। पेशावर में एक नौजवान कहता है, यार इस मुल्क में फ्यूचर ही नहीं है। और इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में एयर कंडीशनड कमरों के अंदर एक और पॉलिटिकल गेम चल रही है, एक और पावर डील, एक और हिडन मीटिंग, एक और नैरेटिव वॉर। मगर असल सवाल ये है, ये सब हो क्यों रहा है? क्या पाकिस्तान वाकई आजाद है? क्या वोट की ताकत असल ताकत है, या पाकिस्तान को असल में कोई और कंट्रोल करता है? और सबसे डेंजरस सवाल, क्या पाकिस्तान की सियासी इंस्टेबिलिटी सिर्फ सियासतदानों की वजह से है, या पूरा सिस्टम ही एक ऐसी मशीन बन चुका है जो हर नई लीडर को पीस देता है? दोस्तों, ये सिर्फ सियासत की कहानी नहीं, ये 25 करोड़ लोगों की कहानी है। ये उन बच्चों की कहानी है जो अपना मुस्तकबिल एयरपोर्ट लाउंजेस में ढूंढ रहे हैं। ये उन माओं की कहानी है जो हर रोज महंगाई के सामने हार रही हैं। और ये एक ऐसे मुल्क की कहानी है जो न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद अंदर से टूट रहा है। आज हम पाकिस्तान की सियासी इंस्टेबिलिटी का असल सच खोलेंगे। 1947 से लेकर आज तक आर्मी, पॉलिटिशियंस, इमरान खान, इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान वो इनविजिबल वॉर जिसने पाकिस्तान की रूह को हिलाकर रख दिया। और फिर हम देखेंगे, अगर मैकियावेली इस्लामाबाद में होता तो वो क्या करता? अगर मार्कस ऑरेलियस पाकिस्तान को देखता तो वो क्या कहता? और सबसे आखिर में हम जानेंगे, क्या पाकिस्तान का कोई असल हल भी है, या हम सिर्फ एक एंडलेस साइकिल में फंस चुके हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री आपके दिमाग को भी हिला देगी और शायद आपकी सोच को भी हमेशा के लिए बदल देगी। चैप्टर 1, जब पाकिस्तान बना और फिर सब कुछ बदल गया। 1947, सब कॉन्टिनेंट जल रहा था। लाखों लोग ट्रेनों में कट रहे थे। खून, हिजरत, आंसू, कुर्बानी। और इस सब के दरमियान एक नया मुल्क पैदा हुआ, पाकिस्तान। एक ख्वाब, एक उम्मीद, एक नया आगाज। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, तुम आजाद हो। मगर शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि आजादी के बाद सबसे बड़ी जंग अंदर से शुरू होगी। पाकिस्तान के पास ना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस थे, ना स्टेबल डेमोक्रेसी, ना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात, लीडरशिप वैक्यूम बहुत जल्दी पैदा हो गया। 1948 कायदे आजम की डेथ, फिर 1951 लियाकत अली खान का असैसिनेशन, और फिर पाकिस्तान धीरे धीरे पॉलिटिशियंस के हाथ से निकलकर ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के इन्फ्लुएंस में जाना शुरू हो गया। मगर क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस डिवाइडेड थे, इंस्टीट्यूशंस वीक थे, और मुल्क को सर्वाइवल मोड में डिसीजंस लेने पड़ रहे थे। इंडिया का प्रेशर, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, कोल्ड वॉर, इंटरनल इंस्टेबिलिटी, ये सब चीजें मिलिट्री को नेचुरली पावरफुल बना रही थी। और फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट, जनरल अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगा दिया। डेमोक्रेसी सस्पेंड, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, और आवाम को बताया गया पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, हम मुल्क बचाने आए हैं। और यहीं से पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइकोलॉजी बदल गई। एक डेंजरस आइडिया पैदा हुआ कि सिविलियन सिस्टम फेल हो जाए तो नॉन सिविलियन पावर इंटरवीन करेगी। और फिर ये साइकिल कभी नहीं रुकी। अयूब गया, याहिया आया, 1971 हुआ, पाकिस्तान टूट गया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जुल्फिकार अली भुट्टो, पॉपुलर लीडर, मास सपोर्ट। लेकिन फिर जनरल जियाउल हक, एक और मार्शल लॉ, एक और प्रॉमिस, हम सिस्टम ठीक करेंगे। लेकिन हर इंटरवेंशन के बाद पाकिस्तान और ज्यादा पॉलिटिकली डिपेंडेंट होता गया। इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं हुए, इंडिविजुअल्स पावरफुल होते गए। और ये वही मोमेंट था जहां पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एक परमानेंट आइडेंटिटी क्राइसिस में चली गई। चैप्टर 2, पावर का गेम। दोस्तों, पॉलिटिक्स में अक्सर सच वो नहीं होता जो टीवी पर दिख रहा होता है। असल गेम पर्दे के पीछे होती है। 1988 के बाद पाकिस्तान ऑफिशियली डेमोक्रेटिक था, मगर अनऑफिशियली पावर डिवाइडेड थी। पॉलिटिशियंस हुकूमत करते थे, मगर सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और कई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कहीं और डिसाइड होते थे। बेनजीर भुट्टो आई, फिर गई, नवाज शरीफ आया, फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर एग्जाइल, फिर वापस। हर लीडर एक पॉइंट पर सिस्टम से टकराता गया, और फिर एक डेंजरस पॉलिटिकल कल्चर पैदा हुई।
सिलेक्टेड वर्सेस इलेक्टेड। अवाम कंफ्यूज होने लगी। वोट किस चीज का नाम है? असल अथॉरिटी किसके पास है? क्या प्राइम मिनिस्टर वाकई पावरफुल होता है या पावर स्ट्रक्चर कुछ और है? और इसी कंफ्यूजन ने अवाम के अंदर डिस्ट्रस्ट पैदा किया। एक तरफ पॉलिटिशियंस करप्शन में डूबते गए, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते गए, और बीच में पाकिस्तान की अवाम पिस गई। चैप्टर 3, इमरान खान, उम्मीद या एक और चैप्टर। पाकिस्तान का यूथ इमोशनल था, फ्रस्ट्रेटेड था, करप्शन से तंग आ चुका था। और फिर इमरान खान, क्रिकेट हीरो, कैरिज्मेटिक लीडर, एंटी करप्शन नैरेटिव, तब्दीली। यूथ को लगा शायद इस बार कुछ बदल जाए। सोशल मीडिया एक्सप्लोड कर गया, नौजवान इमोशनल हो गए। इमरान खान सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं रहा, वो होप बन गया। मगर पावर पॉलिटिक्स कभी सिंपल नहीं होती। जब एक्सपेक्टेशन स्काई हाई होती हैं तो सिस्टम के अंदर प्रेशर भी बढ़ता है। इकोनॉमी क्राइसिस में थी, आईएमएफ प्रेशर, फॉरेन पॉलिसी टेंशंस, इंटरनल पावर कॉन्फ्लिक्ट्स। और फिर सब कुछ बदल गया। गवर्नमेंट गिर गई, नैरेटिव्स की जंग शुरू हो गई। एक तरफ रिजीम चेंज, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। और फिर पाकिस्तान हिस्ट्री के सबसे डेंजरस पोलराइजेशन फेज में एंटर कर गया। फैमिलीज डिवाइड हो गई, दोस्त एक दूसरे से लड़ने लगे, सोशल मीडिया साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन गया। और फिर 9 मई, आग, कियोस, अरेस्ट्स, फियर। पाकिस्तान इमोशनली फ्रैक्चर हो गया। मगर असल ट्रेजेडी क्या थी? ये कि हर साइड खुद को पेट्रियोटिक समझ रही थी, हर साइड खुद को पाकिस्तान का सेवियर समझ रही थी, और इसी चीज ने नेशनल यूनिटी को तोड़ दिया। मगर दोस्तों, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? ना पॉलिटिशियंस का, ना एलिट्स का, बल्कि अवाम का। इन्फ्लेशन आसमान तक चली गई, मिडिल क्लास कोलैप्स करने लगी, यूथ होपलेस हो गया, डॉक्टर्स यूके चले गए, इंजीनियर्स गल्फ चले गए, आईटी एक्सपर्ट्स रिमोट जॉब्स ढूंढने लगे। पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन साइलेंट डिजास्टर बन गया। रावलपिंडी का अहमद कहता है, मैंने हर इलेक्शन में उम्मीद से वोट दिया, लेकिन मेरी जिंदगी कभी नहीं बदली। कराची का शॉपकीपर कहता है, पॉलिटिक्स ने हमारा बिजनेस खा लिया। एक टीचर कहता है, बच्चों को पढ़ाने से पहले उनको डिप्रेशन से निकालना पड़ता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं, ये साइकोलॉजिकल कोलैप्स है। कौम इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुकी है, ट्रस्ट खत्म हो चुका है, और जिस सोसाइटी में ट्रस्ट मर जाए वहां डेवलपमेंट भी मर जाता है। चैप्टर 5, अगर मैकियावेली पाकिस्तान में होता। सोचिए, अगर निकोलो मैकियावेली इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में चल रहा होता तो शायद वो मुस्कुरा कर कहता, मैंने पहले ही कहा था, पॉलिटिक्स मोरालिटी से नहीं, पावर से चलती है। मैकियावेली के नजदीक स्टेट का सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो कहता, एक रूलर को शेर भी होना चाहिए और लोमड़ी भी, स्ट्रांग भी और कनिंग भी। वो पाकिस्तान को देखकर शायद कहता, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर ग्रुप पावर चाहता है लेकिन कोई स्टेबल सिस्टम नहीं बनाना चाहता। मकियावेली के मुताबिक फियर एक पॉलिटिकल टूल है, नैरेटिव एक वेपन है, पब्लिक परसेप्शन एक बैटलफील्ड है, और पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। मगर मकियावेली ये भी वॉर्न करता, जब इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाएं तो मुल्क पर्सनैलिटीज का हॉस्टेज बन जाता है, और पाकिस्तान शायद इसी ट्रैप में फंस चुका है। चैप्टर 6, स्टोइक फिलोसोफर्स क्या कहते। मगर अगर मार्कस ऑरेलियस पाकिस्तान को देखता तो वो शायद चुप हो जाता और फिर धीरे से कहता, तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते मगर अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। स्टोइसिज्म कहता है, सिविलाइजेशंस इमोशन से नहीं, कैरेक्टर से सरवाइव करती हैं। सेनेका कहता, जिस कौम का गुस्सा उसकी सोच पर हावी हो जाए उसका फैसला कभी क्लियर नहीं होता। एपिक्टेटस कहता, आजादी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं बल्कि इमोशनल डिसिप्लिन भी है। और शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, हम इमोशनली रिएक्टिव सोसाइटी बन चुके हैं। हम पर्सनैलिटीज वर्शिप करते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस बिल्ड नहीं करते, हम क्रिटिसिज्म को दुश्मनी समझते हैं, हम डिसएग्रीमेंट को बिट्रियल समझते हैं, और इसीलिए हम रिपीटेडली डिवाइड हो जाते हैं। चैप्टर 7, असल हल क्या है? तो फिर सवाल ये है, हल क्या है? क्या एक और लीडर? क्या एक और रेवोल्यूशन? क्या एक और मूवमेंट? शायद नहीं। असल हल बोरिंग लगता है मगर नेशंस इसी से बनते हैं। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, सिविल मिलिट्री बैलेंस, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग, एजुकेशन रिफॉर्म, और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग। पाकिस्तान को इमोशनल पॉलिटिक्स से निकलकर मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर की तरफ जाना होगा। अवाम को समझना होगा, कोई लीडर मसीहा नहीं होता,
स्ट्रॉन्ग नेशंस स्ट्रॉन्ग सिस्टम से बनते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, डायलॉग। पाकिस्तान को नेशनल डायलॉग की जरूरत है। हेट्रेड से कोई मुल्क स्टेबल नहीं होता। अगर हर साइड दूसरी साइड को डिस्ट्रॉय करना चाहेगी तो आखिर में सब हार दोस्तों, जाएंगे। पाकिस्तान सिर्फ मैप्स पर बनी हुई लाइंस का नाम नहीं। पाकिस्तान एक ख्वाब है, एक सैक्रिफाइस है, एक जिम्मेदारी है। मगर कोई भी मुल्क सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से स्ट्रांग नहीं होता। मुल्क स्ट्रांग होता है इंसाफ से, इंस्टीट्यूशन से, ट्रस्ट से और कैरेक्टर से। आज पाकिस्तान एक डेंजरस क्रॉसरोड पर खड़ा है। एक रास्ता हेट्रेड की तरफ जाता है और दूसरा मैच्योरिटी की तरफ। एक रास्ता कोलैप्स की तरफ और दूसरा रीबिल्डिंग की तरफ। डिसीजन किसने लेना है? आर्मी ने? पॉलिटिशियंस ने? इमरान खान ने? नहीं, असल डिसीजन पाकिस्तानी अवाम ने लेना है। क्योंकि आखिर में कौमें वहीं बनती हैं जहां लोग इमोशनल स्लोगन से ऊपर उठकर कॉन्शियस थिंकिंग शुरू कर देते हैं। और जिस दिन पाकिस्तान की यूथ ने ब्लाइंड सपोर्ट की जगह क्रिटिकल थिंकिंग चूज कर ली, उस दिन शायद पाकिस्तान वाकई बदल जाएगा और शायद एक नया पाकिस्तान पैदा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।